नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस मार्क 2 फाइटर प्रोग्राम की तरफ से है। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से तेजस मार्क 2 की फर्स्ट फ्लाइट टाइमलाइन को लेकर काफ़ी सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत की तरफ से बात कहा गया था कि तेजस मार्क 2 जून और जुलाई 2026 में पहली बार उड़ान भर सकता है। इसके बाद ग्रुप कैप्टन वीएन झा की तरफ से भी ये बात कंफर्म किया गया था कि एयरक्राफ्ट का रोल आउट हो चुका है और अभी इंटरनल ट्रायल वगैरह किया जा रहा है। इसे ये सिग्नल मिला था कि प्रोजेक्ट काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। लेकिन इसी बीच एचएएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर डीके सुनील की तरफ से जनवरी 2026 में एक अलग ही टाइमलाइन को बताया गया है। उनके मुताबिक एलसीएम मार्क 2 अभी भी प्रोटोटाइप स्टेज में मौजूद है, जिसमें फ्यूजलाज सेक्शन पर काम चल रहा है और फर्स्ट फ्लाइट का टारगेट अभी 2027 की पहले क्वार्टर में रखा गया है। यहीं से लोगों के माइंड में सवाल उठने लगा कि क्या प्रोजेक्ट डिले हुआ या फिर नहीं हुआ है। अगर डिटेल में देखा जाए तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस सामने आ रहा है। एरोस्पेस प्रोग्राम में रोल आउट का मतलब ये नहीं होता है कि एयरक्राफ्ट तुरंत ही फ्लाई करने के लिए रेडी हो जाएगा। रोल आउट यूजुअली स्ट्रक्चरल असेंबली कंप्लीट होने और ग्राउंड लेवल की टेस्टिंग स्टार्ट होने का सिग्नल देने वाला है, और उसके बाद वायरिंग, एवियोनिक्स इंटीग्रेशन, फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन, इंजन ग्राउंड ट्रायल और टैक्सी ट्रायल वगैरह काफ़ी समय लेता है। एचएएल के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये थोड़ा ज़्यादा कंजर्वेटिव लग रहा है, क्योंकि उनके लिए फर्स्ट फ्लाइट तभी पॉसिबल होने वाली है जब सारे सिस्टम फुली इंटीग्रेट और वैलिडेट हो जाएंगे। तेजस मार्क 2 एक कम्प्लीटली नए क्लास का फाइटर होने वाला है, जिसमें बड़े एयरफ्रेम, पावरफुल इंजन और एडवांस एवियोनिक्स सिस्टम मौजूद होने वाली है। इसी वजह से इंटीग्रेशन फेज सबसे क्रिटिकल होने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर तेजस मार्क 2 का फर्स्ट फ्लाइट 2027 में किया जाता है तो ये क्लियर सिग्नल है कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम फिर से डिले हो चुका है, क्योंकि इनिशियली तेजस मार्क 2 की पहली फ्लाइट को 2023 में करने का प्लान किया गया था, जो कि बार बार डिले होते होते 2026 तक होने का टारगेट रखा गया था। लेकिन अभी एक बार फिर से एक साल और डिले होने का सिग्नल मिल रहा है। अगला अपडेट भारत की रॉकेट आर्टिलरी कैपेबिलिटी को लेकर है। दोस्तों, भारत की रॉकेट आर्टिलरी अभी एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि आईआईटी मद्रास की तरफ से अभी एक एयर ब्रीथिंग रैमजेट इंजन पर काम किया जा रहा है, जिसे एग्जिस्टिंग रॉकेट सिस्टम जैसे कि रशियन ऑरिजिन ग्रैड सिस्टम और इंडिजिनस पिनाका रॉकेट सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव कन्वेंशनल सॉलिड फ्यूल रॉकेट की रेंज को बेहतर करने का होने वाला है। आईआईटी मद्रास के एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर पीए रामकृष्णन की तरफ से बात कंफर्म किया गया है कि मार्च से ग्रैड सिस्टम पर रैमजेट इंजन के लिए लाइव टेस्टिंग को स्टार्ट किया जाने वाला है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता है तो 2028 के एंड तक इस टेक्नोलॉजी को फुली वैलिडेट करके इंडस्ट्री पार्टनर को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसके बाद इसकी मास प्रोडक्शन को स्टार्ट किया सकेगा। ग्रैड के बाद इसी कॉन्सेप्ट को बेस करके पिनाका रॉकेट सिस्टम पर भी इसे अप्लाई करने की प्लानिंग किया जा रहा है। इस डेवलपमेंट का इम्पैक्ट काफी बड़ा होने वाला है, क्योंकि ग्रैड रॉकेट की रेंज अभी लगभग 40 किलोमीटर के आसपास होने वाली है, लेकिन रैमजेट अपग्रेड के बाद ये ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर तक पहुंच सकता है। वहीं पिनाका के केस में ये रेंज जंप और भी बड़ा होने की उम्मीद किया जा रहा है, जहां पर 120 किलोमीटर की पिनाका की रेंज बढ़कर 250 किलोमीटर तक पहुंचने की उम्मीद किया जा रहा है। रैमजेट प्रोपल्शन का कॉन्सेप्ट ट्रेडिशनल रॉकेट से थोड़ा अलग होता है। नॉर्मल रॉकेट अपना फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों को कैरी करते हैं, जिस वजह से इनको फ्यूल के साथ साथ उन ऑक्सीडाइजर को कैरी करना पड़ता है, जिस वजह से हम कम फ्यूल को कैरी कर पाते हैं। जबकि रैमजेट सिस्टम में अलग से ऑक्सीजन को कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ता, जिस वजह से सेम जगह पर हम ज़्यादा फ्यूल को कैरी कर सकते हैं। और रैमजेट हवा से ऑक्सीजन को लेता है और उसको ऑनबोर्ड फ्यूल सिस्टम के साथ मिक्स करके सस्टेन्ड थ्रस्ट को जनरेट करता है। इस वजह से रॉकेट ज़्यादा देर तक बर्न करता है और ज़्यादा दूर तक जा सकता है। आर्मी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लॉन्ग रेंज पिनाका एनिमी के डीप टारगेट को आराम से हिट कर सकते हैं, जबकि लॉन्चर यूनिट खुद सेफ डिस्टेंस पर रहकर आराम से स्ट्राइक कर सकते हैं, जिससे काउंटर बैटरी फायर से बचाव और मोबिलिटी दोनों के लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। अगला अपडेट भारत की नेवल हाइपरसोनिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी को लेकर है। दोस्तों, भारत की तरफ से भी हाइपरसोनिक वेपन को सिर्फ लैंड बेस्ड रोल तक सीमित नहीं रखा जाने वाला है, बल्कि इस टेक्नोलॉजी को सीधा नेवल डोमेन में एक्सटेंड करने का फैसला किया जा रहा है। डीआरडीओ के ऑफिशियल की तरफ से अभी बात कंफर्म किया गया कि एक वॉरशिप लॉन्च हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल पर अभी काम किया जा रहा है,
जो कॉन्सेप्चुअली LRASHM मिसाइल यानी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक हाइपरसोनिक मिसाइल जैसा होने वाला है। LRASHM मिसाइल को एक लैंडमार्क अचीवमेंट माना जाता है, लेकिन इस मिसाइल का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है और वो इसका साइज और वेट होने वाला है। लगभग 12 टन का होने की वजह से ये मिसाइल फ्रंटलाइन वॉरशिप पर डिप्लॉय नहीं किया सकता है और ज़्यादा तौर पर इसको लैंड बेस्ड लॉन्चर से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी एक कॉम्पैक्ट और स्लिम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को मिसाइल को डेवलप करने का प्लान किया गया, जो स्पेशली वॉरशिप डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नेवल वेरिएंट को ब्रह्मोस की यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के साथ कॉम्पेटेबल बनाया जा रहा है, जिस वजह से इनको एग्जिस्टिंग वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से या इंडियन नेवी के किसी भी वॉरशिप से फायर किया जा सकता है। इसके अलावा जो हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाला है, इसका वेट लगभग 3 टन के आसपास रखा जाने वाला है और ये सबसे बड़ा टफ टास्क होने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी मिसाइल को स्क्वीज करना सबसे बड़ा टास्क बनने वाला है। लेकिन इसका फायदा ये होने वाला है कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल को इस्तेमाल करने के लिए एग्जिस्टिंग वॉरशिप को किसी भी मेजर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मिसाइल हमारी LRASHM मिसाइल की कोर स्ट्रेंथ को कैरी करने वाला है, लेकिन ये साइज में काफ़ी कॉम्पैक्ट और काफ़ी हल्का होने वाला है। अभी इस प्रोग्राम से रिलेटेड टाइमलाइन, रेंज और टेस्टिंग डिटेल क्लासिफाइड रखे जा रहे हैं और DRDO की तरफ से क्लियर सिग्नल दिया गया कि जब तक ऑफिशियल टेस्ट को नहीं किया जाता है तब तक इसको लेके कोई भी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक के सामने शेयर नहीं किया जाएगा। लेकिन प्रोग्राम की एग्जिस्टेंस यही सिग्नल देता है कि भारत अभी नेवल हाइपरसोनिक वेपन को डेवलप कर रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की एक रेयर और हाईली सेंसिटिव क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन को लेकर है। दोस्तों, जुलाई 2025 में इंडो म्यांमार बॉर्डर के करीब इंडियन आर्मी की तरफ से कॉवर्ट ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया था, जिसका ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी पहली बार सामने आया है। ये कंफर्मेशन किसी प्रेस ब्रीफिंग या ऑफिशियल स्टेटमेंट के जरिए सामने नहीं आया, बल्कि गैलेंट्री अवार्ड साइटेशन के जरिए सामने आया है। 21 पारा स्पेशल फोर्सेस के लेफ्टिनेंट कर्नल आदित्य सिंह कुमार को इस मिशन के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। शौर्य चक्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है, जो सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और लीडरशिप के लिए दिया जाता है। इस अवार्ड की वजह से महीनों तक छुपी हुई एक हाई रिस्क क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन के ऊपर से पर्दा उठ गया है। साइटेशन के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल आदित्य ने खुद इस मिशन को डिटेल में प्लानिंग किया था और हॉस्टाइल टेरेन के अंदर जाकर एक फोर्टिफाइड मिलिटेंट कैंप पर प्रिसीजन स्ट्राइक कंडक्ट किया था। इस ऑपरेशन में टोटल 9 आर्म्ड मिलिटेंट न्यूट्रलाइज किए गए थे, जिसमें इंसर्जेंट ग्रुप के सीनियर लीडर भी शामिल थे। ये कैंप काफी टाइम से एंटी नेशनल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और ये कोई रूटीन एनकाउंटर भी नहीं था, बल्कि एक केयरफुली कैलकुलेटेड स्ट्राइक ऑपरेशन था, जिसको हमारे स्पेशल फोर्सेस की तरफ से कंडक्ट किया गया था, जिसका ऑब्जेक्टिव बिना किसी लार्ज स्केल एस्केलेशन के थ्रेट को एलिमिनेट करना था। इस डिस्क्लोजर ने जुलाई 2025 में आए उन रिपोर्ट्स के ऊपर भी एक और नया कॉन्टेक्स्ट डाल दिया, जिसमें म्यांमार के अंदर उल्फा 1 के ईस्टर्न हेडक्वार्टर पर ड्रोन स्ट्राइक करने की बात सामने आई थी। उस टाइम इंडियन आर्मी की तरफ से ऑफिशियली अपना इन्वॉल्वमेंट को डिने कर दिया गया था, लेकिन अभी चाहे साइटेशन में किसी ग्रुप का नाम या मेथड मेंशन नहीं किया गया हो, लेकिन लोकेशन और टाइमलाइन का मैच होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारत ने क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंट्स के खिलाफ एक्शन जरूर लिया था। इंडो म्यांमार बॉर्डर का इस्तेमाल इंसर्जेंट ग्रुप काफी टाइम से लॉजिस्टिक और शेल्टर के लिए करते आ रहे हैं और ये स्ट्राइक दिखाता है कि इंडियन आर्मी के पास इंटेलिजेंस ड्रिवन प्रिसीजन बेस्ड रिस्पांस देने की फुल कैपेबिलिटी मौजूद है, जो कि वो हर फ्रंट के अंदर सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।